Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 143 हम पढ़ चुके हैं और सेक्शन 143 जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, कबूतरबाजी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, वो हमने करवा दिया था। पर अब हमारा चैप्टर 6 का ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो हमारा चैप्टर 6 है, उसके बस 3 प्रावधान हमारे पढ़ने बाकी हैं, जो कि है सेक्शन 144, सेक्शन 145 और सेक्शन 146। ये हमारे चैप्टर 6 के 3 प्रावधान बच गए, तो आज इनको हम रीड करेंगे और फिर हम अपना चैप्टर 7 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, राष्ट्र के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड में स्टार्ट करने वाला हूं पढ़ाना आपको सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ ट्रैफिक्ड पर्सन। अब एक्सप्लॉयटेशन की जाती है एक ट्रैफिक्ड व्यक्ति की, जिसको मतलब एक जगह से एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस के लिए ही एक जगह से ट्रांसपोर्ट किया गया या फिर क्या किया गया, रिक्रूट किया गया, हार्बर किया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया गया। अब देखिए सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1, whoever knowingly or having reason to believe that a child has been trafficked। तो अब जो कोई भी, जिस किसी को भी नॉलेज है, जानकारी है या फिर यकीन करने के कारण है, तो 2 डिग्री ऑफ मेंसरी आ चुकी है, सेकंड स्टेज ऑफ मेंसरी है नॉलेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ मेंसरी दैट इज रीजन टू बिलीव, ठीक है। तो जिस किसी को भी नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव, यकीन करने के कारण है कि क्या, दैट अ चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिक्ड, की ये एक बच्चा ट्रैफिक्ड है, ये बच्चा, ठीक है, ये बच्चा ट्रैफिक्ड है, ये एक बच्चा ट्रैफिक्ड है, एक बच्चे की कबूतरबाजी हो चुकी है, मतलब एक बच्चा उसके जिसका जहां उसका स्थान है वहां से उसको दूसरी जगह भेजा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए एंगेजेस अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर। अब एक व्यक्ति को जानकारी होते हुए कि ये बच्चा ट्रैफिक्ड है, ये बच्चा मतलब इसकी ओरिजिनल प्लेस यह नहीं है, ये बच्चा तो एक्सप्लॉयट मतलब ये बच्चा किसी और जगह से भेजा गया है यहाँ पर एक व्यक्ति अब जानते हुए क्या करता है, एंगेजेस अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो वो व्यक्ति, वो ऑफेंडर उस बच्चे को एंगेज, काम पर लगा देता है और क्या करता है, किस चीज के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाता है उसकी, ठीक है। अब देखिए इन एनी मैनर, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरीके से। अब देखिए shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years or and shall also be liable to fine। तो अब एक व्यक्ति जिसने की एक चाइल्ड को ट्रैफिक भी नहीं किया था, बस उसने उस चाइल्ड को एंगेज किया था उस चाइल्ड को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बस, ठीक है। मतलब जो ऑफेंडर, अब जिसको ऑफेंडर को सजा कटवाई जाएगी, ठीक है, कितनी, कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस व्यक्ति को जो मतलब उसकी नॉलेज में है, वो व्यक्ति जानकर के भी क्या कर रहा है, एक चाइल्ड, एक बच्चा जो कि ट्रैफिक्ड है, जिसके साथ कबूतरबाजी हुई, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया उस चाइल्ड को, तो एक व्यक्ति उस चाइल्ड को जान करके क्या करता है, उसके साथ उसको एंगेज कर देता, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के घिनौने काम में धकेल देता। तो अब उस व्यक्ति को जो 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 ओरिजिनल ट्रैफिकर भी नहीं है, अब वो व्यक्ति जो कि एंगेज करता है एक चाइल्ड को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और वो भी किसी भी मैनर का, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो उस व्यक्ति को 5 साल तो कम से कम होगी और मैक्सिमम 10 साल की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 2, जो कि बताता है were knowingly or having reason to believe that a person has been trafficked। तो जिस किसी को भी जानकारी है या फिर यकीन करने के कारण है कि क्या, कि ये व्यक्ति ट्रैफिक्ड है, मतलब ये व्यक्ति यहाँ का नहीं है, ये व्यक्ति तो किसी और जगह से यहाँ भेजा। आप देखिए एंगेज सच पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब वो व्यक्ति जिसको जानकारी है या फिर यकीन करने के कारण है कि ये व्यक्ति जो मेरे पास है, इसको ये ट्रैफिक्ड है, मतलब ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, ये किसी और व्यक्ति ने, जो ओरिजिनल ट्रैफिकर है, उसने भेजा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करता है वो व्यक्ति, ऑफेंडर, एंगेज सच पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर। तो अब जो और ट्रैफिकर ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास भेज दिया। अब दूसरे व्यक्ति के पास, जिसके पास ट्रैफिक्ड पर्सन गया है ना, उस व्यक्ति को जिसने प्राप्त किया, उसको पता है कि ये व्यक्ति ट्रैफिक्ड है, ठीक है, इसके साथ कबूतरबाजी हुई है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, एंगेज सच पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को एंगेज, काम पर लगा देता है, और किस काम पर लगाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करवाता है उस व्यक्ति का किसी भी तरीके से। अब देखिए shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को कितनी सजा मिलेगी, कम से कम 3 साल तक की तो जेल कटवाई जाएगी, पर ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 144 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 ऑफ द बीएनएस, जो कि है
हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, तो अब एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो उसकी आदत बनी हुई है कि वो स्लेव्स में डील करता है, मतलब किसी को स्लेव्स की, किसी को घरेलू नौकर की रिक्वायरमेंट है तो वो व्यक्ति उनको स्लेव्स पहुंचाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हैबिचुअली डीलर है, जो कि उसका काम ही है कि वो स्लेव्स मुहैया करवाता है बड़े बड़े घर वाले व्यक्तियों को। अब देखिए सेक्शन 145 की बॉडी, whoever habitually imports, तो अब जो कोई भी जिसकी की आदत है कि वो इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर देश से मंगवाता भारत में, ठीक है, और हैबिचुअली मतलब आमतौर पर उसकी आदत है, हैबिट। अब देखिए एक्सपोर्ट्स, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करता है किसी व्यक्ति को, रिमूव्स, बाइज, सेल्स, ठीक है, खरीदता है, बेच देता है, ठीक है, ट्रैफिक्स, ठीक है, कबूतरबाजी करता है, और डील्स इन स्लेव्स, या फिर क्या करता है, डील्स करता है, क्या क्या करता है, सौदेबाजी करता है किसमें, स्लेव्स में, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो उस व्यक्ति को जो कि हैबिचुअल डीलर है स्लेव्स का, ठीक है, तो उसको उम्र कैद की सजा होगी, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्टिंग फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। और उस व्यक्ति को जो हैबिचुअल डील करता है स्लेव्स में, ठीक है, उनको बाय करता है, सेल करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रैफिक्स करता है, तो उसको कम से कम उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा देना चाहते तो उम्र कैद, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी दे सकते हैं, एंड शैल आल्सो बी लायबल, और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 145 जो कि बताता था कि एक व्यक्ति हैबिचुअली डील करता है स्लेव्स में तो उसको यह सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 145 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 145 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 145 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। तो सॉरी मैंने इसमें पनिशमेंट गलत बता दिया आपको, सॉरी 3 साल बता दी, सॉरी। सेक्शन 145 में जो पनिशमेंट है वो जो हैबिचुअली एक व्यक्ति स्लेव्स में डील करता है, उनको इंपोर्ट करवाता है, एक्सपोर्ट करवाता है, बेचता है, खरीदता है, तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा मिलेगी। अगर और भी देनी है तो भाई 10 साल तक की भी सजा उसको दे सकते हैं, ठीक है, और जुर्माना लगेगा, ठीक है। सॉरी मैंने आपको सेक्शन 144 सब सेक्शन 2 की सजा बता दी थी, तो वो नहीं है, सेक्शन 145 ये वाली सजा है, उम्र कैद, या फिर और देनी है तो मतलब 10 साल तक की भी जेल कटवा सकते हो, ठीक है, और जुर्माना तो उस ऑफेंडर को देना ही पड़ेगा जिसने हैबिचुअल जो ट्रैफिकर है स्लेव्स में, ठीक है। अब स्लेव्स क्या होते हैं भाई, स्लेव्स वो व्यक्ति होते हैं जो घरेलू काम करते हैं, मतलब घरों में काम तो करते हैं, फैक्ट्री में काम तो करते हैं, पर उनको वेतन नहीं मिलता, उनको एक बार खरीद लिया जाता है और वो स्लेव्स की तरह, बिल्कुल नौकरों की तरह, जो पालतू नौकर होते हैं उनकी तरह काम करते हैं। मतलब अब भाई सर्वेंट तो होते हैं, सर्वेंट कैसे होते हैं, जो भाई जिनको सैलरी रेम्युनरेशन दी वो काम करेंगे, वो आपके लिए सर्विसेज देंगे। पर स्लेव्स क्या होते हैं कि एक बार आपने उसको खरीद लिया या एक बार किसी व्यक्ति को बेच दिया तो वो उसको हमेशा के लिए अपना गुलाम बना के रखेगा। स्लेव्स मतलब गुलाम, ठीक है, अब उसको कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, स्लेव्स ने जो सर्विसेज एक व्यक्ति को दी है, ठीक है। तो ये होता है सेक्शन 145 में जो स्लेव्स है ना उसका मतलब। तो और एक व्यक्ति इन स्लेव्स में हैबिचुअली खरीदता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बेच देता है, तो उसको उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है या फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और शेल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 145 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 146 ऑफ द बीएनएस जो कि बताता है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबल। अब क्या करता है, गैर कानूनी, जो कि लॉफुल नहीं है, मतलब कानूनन नहीं है, कानूनन सही नहीं है, मतलब क्या है फिर वो गैर कानूनी है। तो एक ऑफेंडर क्या कर रहा है, गैर कानूनी कंपल्सरी लेबर, जबरन लेबर मजदूरी करवा रहा है, तो अब वो भी ऑफेंस है। सेक्शन 146 देखिए, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of that person, तो जो कोई भी गैर कानूनी तरीके से कंपेल्स, विवश करता है किसी भी व्यक्ति को कि तू मजदूरी कर, और वो जो मजदूरी करने के लिए एक व्यक्ति को विवश किया जा रहा है और जो अब जिससे मजदूरी करवाई जाएगी उसकी विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाई जा रही, तो मतलब उसको कंपेल, उसको विवश करके, ठीक है, और गैर कानूनी तरीके से उसको मतलब उससे मजदूरी करवाई जा रही है, और जो मजदूरी करने वाला है व्यक्ति उसकी कोई विल नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं है लेबरिंग करने की। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर एडिशन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विवोट, तो ऐसा करने पर 1 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है उस ऑफेंडर को जो कि एक व्यक्ति को कंपेल करता है, विवश करता है कि तू लेबर कर, और उस व्यक्ति जो लेबर का काम अब मजदूरी करेगा उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी विल के विरुद्ध एक व्यक्ति उसको विवश करके उससे लेबरिंग का काम करवाता है, तो जो अब ऑफेंडर है उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या फिर जुर्माना भी लगाकर छोड़ सकते हैं, या फिर और विद बोथ, या फिर 1 साल की जेल भी कटवाओ और जुर्माना भी लगाओ, ठीक है। तो इसमें हमारा सेक्शन 146 में आप बस कंपल्सरी लेबर को मार्क कर लीजिए, कंपेल्स को मार्क कर लीजिए, अगेंस्ट द विल को मार्क कर लीजिए और पनिशमेंट को मार्क कर लीजिए, बस, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 146। इसी के तहत हमारा चैप्टर 6 ऑफ द बीएनएस ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होता है, जो कि सेक्शन 100 टू सेक्शन 146 है, ठीक है, जो कि सेक्शन 100 टू सेक्शन 146 है। अब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 7
अब हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 7 है ऑफ द बीएनएस, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, कि अब राज्य राष्ट्र के विरुद्ध किसी ने अपराध किया तो उसमें क्या क्या सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम वो पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, कि किसी व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने अपराध कर दिया है राज्य के विरुद्ध, ठीक है, राष्ट्र के विरुद्ध, ठीक है, तो उनको क्या क्या सजा मिलेगी। तो ये हमारे सेक्शन 147 से लेकर टू सेक्शन, एक बार मैं पेज फ्लिप करके आपको लिखवा देता हूं, टू सेक्शन 158, ठीक है, 147 से लेकर सेक्शन 158 तक के अपराध हमारे चैप्टर 7 ऑफ द बीएनएस में दिए हुए हैं। तो हम पढ़ना चालू करते हैं अब सेक्शन 147 ऑफ द बीएनएस, जो कि बोलता है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वार। अब क्या करना है, युद्ध, लड़ाई छेड़ रहा है कोई, या फिर लड़ाई छेड़ने का, एक युद्ध छेड़ने का, ठीक है, प्रयास कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वार, या फिर अबेट कर रहा है, भड़का रहा है किसी व्यक्ति को कि तुम राष्ट्र के विरुद्ध, कि तुम युद्ध छेड़ दो, तुम युद्ध की तैयारी कर दो अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके विरुद्ध युद्ध कोई व्यक्ति छेड़ रहा है, कोई समुदाय छेड़ रहा है, कोई ग्रुप छेड़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, तो वो अपराध बनेगा। देखिए सेक्शन 147 की बॉडी में पढ़ा, देखिए whoever wages war against the government of India, तो जो कोई भी जंग छेड़ देता है, जंग चालू कर देता है, और किसके विरुद्ध, भारत सरकार, ठीक है, भारतीय सरकार के विरुद्ध, ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मार्क कर लीजिए, और अटेम्प्ट्स टू वेज वॉर, और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वॉर, या फिर जो कोई भी जंग छेड़ने की तैयारी करवाता है, ठीक है, प्रयास करवाता है, और अबेट्स द वेजिंग ऑफ सच वॉर, या फिर भड़काता है एक व्यक्ति कि किसी दूसरे व्यक्ति को कि तुम भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ दो, ठीक है, शैल बी पनिश विद डेथ, तो ऐसे व्यक्ति को अब डेथ, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा मिलेगी, और इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर उम्र कैद की सजा मिलेगी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और अब जुर्माना भी उसको लगेगा, ठीक है। तो मतलब जिस व्यक्ति ने एक्चुअल में लड़ाई करी, मतलब एक्चुअल में युद्ध छेड़ा भारत सरकार के विरुद्ध, उसको डेथ मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी। जिस व्यक्ति ने प्रयास करा पर वो सफल नहीं हो पाया, वार मतलब युद्ध छिड़ नहीं पाया, बस उसका क्या रह गया, वो अटेम्प्ट तक सीमित रह गया, ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ ऑफेंस तक वो सीमित रह गया, अटेम्प्ट तक, ठीक है, तो उसको भी डेथ मिलेगी या फिर उम्र कैद मिलेगी। या फिर एक व्यक्ति भड़का रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तुम वॉर छेड़ दो भारत सरकार के विरुद्ध, तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा, उसको भी डेथ या फिर उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 147 ने बता रखा है कि जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ देता है, लड़ाई छेड़ देता है, ठीक है, और या फिर अटेम्प्ट करता है कि लड़ाई तो छेड़ी, जंग तो छेड़ी, पर वो कमीशन नहीं कर पा रहा, एक्चुअल में जंग छिड़ नहीं पाई, बस अटेम्प्ट किया उसने, या फिर क्या करता है, कोई भी अबेट करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, किसी ग्रुप को, समुदाय को, कि तुम भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दो, वो वॉर छेड़ दो, जंग छेड़ दो, तो अब उसको भी डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, और शेल फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी देना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 147, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते देखिए, ए जॉइन्स एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए जॉइन्स एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ए शामिल हो जाता है एक इंसरेक्शन, एक जंग में जो कि भारत सरकार के विरुद्ध चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए ने बस ज्वाइन ही किया ना, एक्चुअल में उसने स्टार्ट नहीं की थी जंग की कार्रवाई, ए ने चालू नहीं की थी, बस उसने उसको इंसरेक्शन, जो भारत सरकार के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, ठीक है, एक जंग चल रही थी, उसमें बस ज्वाइन किया, शामिल हुआ वो। तो ए ने कौन सा अपराध किया है, जो सेक्शन 147 के अंतर्गत अपराध है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वाला अपराध किया है, उसको डेथ या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ सजा मिलेगी। तो अब हमारा एक एग्जांपल है, जो हॉट टॉपिक है, मणिपुर हमारा जो राज्य है भारत का, उसमें भाई वॉर छिड़ा हुआ है, और जो वहां के पीपल है, उन्होंने, जो दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज के पीपल है, उन्होंने वॉर छेड़ा हुआ है, किसके विरुद्ध, हमारे भारत सरकार के विरुद्ध, और मान के चलते राज्य सरकार के विरुद्ध, ठीक है। तो अब क्या करा उन व्यक्तियों ने क्या करा, अब भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंप्लाइड है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार में इंप्लाइड है राज्य सरकार, क्योंकि राज्य भारत सरकार है तभी तो राज्य सरकारें हैं, तो जो ये इंप्लाइड है, ठीक है। अब मणिपुर के जो वो लोग जिन्होंने वॉर, एक जंग छेड़ी हुई है, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध, और इंप्लाइडली राज्य सरकार के विरुद्ध उन्होंने छेड़ी हुई है, तो उनको अब जितने भी ऑफेंडर्स हैं, वो चाहे कितने भी नंबर्स ऑफ ऑफेंडर्स, सबको मृत्यु दंड मिलेगा या फिर उम्र कैद मिलेगी, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो मणिपुर में वॉर्स चल रहे हैं, आप उसका एग्जाम्पल सेक्शन 147 ऑफ द बीएनएस के नीचे लिख सकते हैं, मणिपुर वॉर्स, ठीक है, मणिपुर वॉर्स, ठीक है, मणिपुर में जो वॉर, लड़ाई छिड़ी हुई है, उसके तहत उन सारे अपराधियों को सेक्शन 147 ऑफ द बीएनएस के तहत सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 147। अब पढ़ेंगे सेक्शन 148, जो कि बताता है कंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। तो अब बहुत सारे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है, कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147। अब 148, सेक्शन 148 ये बता रहा है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है व्यक्तियों द्वारा, कि क्या करे, सेक्शन 147 जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना,
उस अपराध को कमिट करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो भी आपराधिक षड्यंत्र कंस्पिरेसी भी रखना भारत सरकार के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, मतलब वॉर छेड़ने के लिए, तो वो भी पनिशेबल है, ठीक है। तो एक्चुअल में कंस्पिरेसी हुई है, ठीक है, षड्यंत्र हुआ है, तो एक्चुअल में कुछ उसके लिए अपराध कमिट हुआ है, कोई जंग के लिए गोला बारूद, कोई गोले बारूद, कोई गन्स, फायर मशीन कुछ यूज की गई है, नहीं, ओनली कंस्पिरेसी भी पनिशेबल है। किसी ने यह सोचा भी ना कि भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ेंगे, ठीक है, और षड्यंत्र करते हुए बहुत सारे व्यक्ति पाए गए, तो ये कंस्पिरेसी और पनिशेबल है, ठीक है। देखिए अब सेक्शन 148 की बॉडी देखिए, whoever within or without any whoever within or without and beyond India conspires to commit any of the offenses punishable by section 147, तो जो कोई भी या तो भारतवर्ष में रहकर या फिर भारतवर्ष से बाहर रहकर क्या करता है, कंस्पायर टू कमिट, ठीक है, षड्यंत्र रचता है क्या घटित करने का, एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 147, तो कोई भी अपराध जो कि सेक्शन 147 में पनिशेबल है। सेक्शन 147 बीएनएस में कौन सा क्या पनिशेबल है, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अटेम्प्ट टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अबेटिंग टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पनिशेबल है। तो अब देखिए, और कंस्पायर्स टू ओवरएव या फिर षड्यंत्र रचता है एक कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अब षड्यंत्र में कितने व्यक्ति चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, और उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं। अब देखिए, और कंस्पायर्स टू ओवरएव या फिर भारत सरकार को दबाने की कोशिश करता है, ओवरएव करने की कोशिश करता है षड्यंत्र के द्वारा, ठीक है, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और ओवरएव दबाने की कोशिश वो षड्यंत्र करता किससे करते हैं, क्रिमिनल फोर्स से, आपराधिक जोर से, आपराधिक धक्का मुक्की से, आपराधिक इससे बल से। अब देखिए, और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स या फिर दिखाई देते हैं एक्चुअल में क्या, अपना क्रिमिनल फोर्स, अपना आपराधिक गुस्सा, जोर, धक्का मुक्की, जबरदस्ती, ठीक है। अब देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट शैल, और किसके ऊपर ओवरएव करते हैं, किसके ऊपर षड्यंत्र से ओवरएव करते हैं या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखाते हैं, शो करते हैं क्रिमिनल फोर्स, केंद्र सरकार के विरुद्ध, ठीक है, या फिर राज्य सरकार के विरुद्ध। तो अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो उनको कितनी सजा मिलेगी, जो व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कितनी सजा मिलेगी, और जो व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर जो कि कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के विरुद्ध क्या करेंगे, वो वाले अपराध करेंगे जो कि सेक्शन 147 बीएनएस में पनिशेबल है, ठीक है, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा करने पर, पाए जाने पर ऑफेंडर्स को कितनी सजा मिलेगी, जो कि कंस्पिरेसी रचा रहे हैं उनको उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर उनको 10 साल तक की भी जेल कटवाई जा सकती है, और शैल फाइन, जुर्माना उनको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 148, तो आप इसमें कंस्पिरेसी मार्क कर लीजिए, ठीक है, और सेक्शन 147 मार्क कर लीजिए, ठीक है, और विद इन एंड विदाउट इंडिया, मतलब कोई व्यक्ति भारतवर्ष में रहकर भी कंस्पिरेसी कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है कि भारत सरकार या किसी भारत की जो राज्य सरकार है उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ना है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति भारतवर्ष के बाहर अगर किसी विदेशी टेरिटरी में भी कंस्पिरेसी षड्यंत्र कर सकता है कि भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़नी है, तो यह पनिशेबल है, ठीक है, यह पनिशेबल है। और अब जंग छेड़नी है, और जंग छेड़ने के साथ साथ क्या करा, तो ये जरूरी है कि भाई क्रिमिनल फोर्स दिखा दिया, मतलब आपराधिक गुस्सा, आपराधिक जोर दिखाना है, ठीक है, आपराधिक जोर दिखाना है, तो क्या होगा, तो ही सेक्शन 148 का अपराध बनेगा, ठीक है, तो सेक्शन 148 का अपराध बनेगा। भाई कंस्पिरेसी करना तो पनिशेबल है ही है, कंस्पिरेसी करी कि भाई भारत सरकार के विरुद्ध हम युद्ध छेड़ देंगे, तो यह तो अगर ऐसा भी मिला, ऐसा भी पाया जाता है, कोई एसेंशियल्स पाई जाती है सर्कमस्टेंस केस में, तो यह तो पनिशेबल है ही है। पर साथ ही साथ क्या हुआ, कंस्पिरेसी करते हुए और स्टेप अहेड चले गए ऑफेंडर्स, उन्होंने क्रिमिनल फोर्स दिखा दिया, किसको दिखा दिया, केंद्र सरकार को, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, या फिर राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो यह पनिशेबल है और उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है, ऑफेंडर्स को, या फिर 10 साल तक की भी जेल कटवाई जा सकती है, और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 148, तो ये था हमारा सेक्शन 148 ऑफ द बीएनएस, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमारा सेक्शन 148 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 149 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, या फिर कोई एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अब एक व्यक्ति तो भाई जंग युद्ध छेड़ नहीं सकता भारत सरकार के विरुद्ध, तो ऑब्वियसली बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो देखिए कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा, तो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हथियार एक्सेट्रा, इससे जुड़ी हुई, हथियारों से जुड़ी हुई कोई आर्म्स एंड एमुनिशन इकट्ठा कर रहे हैं विद इंटेंट ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस इंटेंशन से, किस इरादे से हथियार इकट्ठे किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा कि ये हथियार जो जंग हम भारत सरकार के विरुद्ध चलाएंगे उसमें इस्तेमाल होंगे। तो देखिए अब सेक्शन 149 का अपराध बनेगा जो बस हथियार इकट्ठे करता हुआ वो कोई व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस डिपार्टमेंट ने, अब उसके ऊपर सेक्शन 149 चार्ज लगा दिया, क्योंकि उस व्यक्ति की क्या इंटेंशन थी, हथियार वो किसके लिए जुटा रहा था, कि भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ सके, ठीक है। तो देखिए अब सेक्शन 149, whoever collects men, तो जो कोई भी व्यक्ति को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, आर्म्स, तो जो कोई भी इकट्ठा कर लेता है आर्म्स को, ठीक है, हथियारों को, और एमुनेशन या फिर गोली बारूद को, और अदरवाइज
या फिर और किसी भी अन्य तरीके से क्या करता है, प्रिपेयर्स टू वेज वॉर, या फिर तैयारी कर लेता है कि क्या करना है, लड़ाई छेड़ देनी है। और किसके विरुद्ध, विद द इंटेंशन ऑफ ईदर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर। और क्या इंटेंशन है, जो व्यक्ति मैन इकट्ठे कर रहा है, आर्म्स इकट्ठे कर रहा है, एमुनेशन इकट्ठे कर रहा है, ठीक है, या फिर प्रिपरेशन तैयारी कर ले रहा है किस चीज की, कि वॉर वेज करना है, कि लड़ाई छेड़नी है। और क्या इंटेंशन उस व्यक्ति की, विद द इंटेंशन ऑफ ईदर वेजिंग, इंटेंशन है, इरादा है कि हम छेड़ देंगे जंग, और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर, या फिर तैयार रहो मेरे व्यक्ति जिसको मैंने इकट्ठा किया कि जंग कभी भी हम छेड़ सकते हैं, उसके लिए तैयार हो कि कभी भी हम जंग छेड़ सकते हैं भारत सरकार के विरुद्ध। अब देखिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके विरुद्ध, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइड है, ठीक है। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसे व्यक्तियों को जो कोई भी अब मेंस को इकट्ठा कर रहा है, आर्म्स को इकट्ठा कर रहा है, फिर एमुनेशन को इकट्ठा कर रहा है, सिर्फ किस मतलब के लिए, किस इंटेंशन से, कि भाई लड़ाई तुरंत छेड़ देंगे भारत सरकार के विरुद्ध, तुरंत जंग कर देंगे, या फिर तैयार रहो जंग कभी भी हो सकती है, हम कर सकते हैं, ठीक है, हम अलार्म कर सकते हैं, कभी भी जंग छेड़ सकते, तो उसके लिए तैयार रहो, ठीक है, रेडी रहो। तो ऐसे व्यक्ति को जो कि मैन इकट्ठा करता हुआ पकड़ा जाता है, आर्म्स इकट्ठा हुआ करता पकड़ा जाता है, या फिर एमुनेशन इकट्ठा हुआ करता जाता है कि बस भारत सरकार के विरुद्ध या फिर किसी राज्य सरकार के विरुद्ध लड़ाई करनी है, या फिर प्रिपेयर रहो कि लड़ाई हो सकती है और करेंगे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की भी जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 149 ऑफ दी बीएनएस, जिसमें कि हमारी इंटेंशन है, इसमें हमारा मेंशन है कि एक व्यक्ति हथियार, गोले बारूद और मेंस को, आदमियों को, व्यक्ति को क्यों इकट्ठा कर रहा है, कि उसका एक ही इंटेंशन है, एक ही इरादा है कि भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ देनी है, या फिर उनको इकट्ठा इसलिए करा कि रेडी रहो मेरे स्लीपर सेल्स, कभी भी जब मैं बताऊं एक्टिव हो जाना, और भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ देंगे तो तुम अपना रोल प्ले करना, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 149, जिसमें फिर ऑफेंडर को क्या सजा मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और शेल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 149 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 150 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। अब क्या हो रहा है, छिपाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, इरादन पूर्वक कुछ चीज छिपाई जा रही है, और वो वस्तु क्या है, टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, एक तरीका छिपाया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर वो तरीका छिपाया ना जाता ना, तो वॉर की, जंग की सिचुएशन नहीं होती। पर एक व्यक्ति अब कंसील कर रहा है एक तरीका, एक डिजाइन, जिससे कि वॉर वेज हो सके, अब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। देखिए सेक्शन 150 के अंतर्गत, देखिए अब मैं पढ़ रहा हूं सेक्शन 150 ऑफ द बीएनएस की बॉडी। देखिए, हुएवर बाय एनी एक्ट, तो जो कोई भी कोई एक्ट करकर, मतलब कोई कार्य कर, और बाय एनी इलीगल ओमिशन, या फिर एक व्यक्ति गैर कानूनी कोई ओमिशन कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति के पास कोई लीगल ड्यूटी थी, वो लीगल ड्यूटी को फॉलो नहीं करा, वो उसको छोड़ दे रहा है, मतलब उसको स्किप कर दे रहा है, तो अब ये क्या हुआ, ये ओमिशन हुआ, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति, मान के चलिए एक पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी की क्या ड्यूटी है, कोई कंप्लेनेंट, कोई इन्फॉर्मेंट पुलिसकर्मी के पास गया, उसने और बताइए इन्फॉर्मेंट ने कि पुलिसकर्मी साहब मेरे साथ अपराध हो गया, मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अब पुलिसकर्मी ने क्या कहा, उसको भगा दिया, कह रहा मैं नहीं लिख रहा तेरी कंप्लेंट, भग जाए ऐसे। तो अब पुलिसकर्मी ने क्या किया, उसने इलीगल ओमिशन किया, कि अब पुलिसकर्मी की क्या ड्यूटी थी, कि भाई जो भी इन्फॉर्मेंट है तेरे को खबर दे तो उसको, उसकी सहायता करे, उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी तेरे से होता है वो करे, बीएनडब्ल्यूएस के तहत, ठीक है। अब उसने वो नहीं किया, पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट को, इन्फॉर्मेंट को भगा दिया, तो पुलिसकर्मी ने क्या किया, इलीगल ओमिशन किया अपनी ड्यूटी का, तो यही होता है ओमिशन। अब देखिए, कंसील्स द एक्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एक व्यक्ति कोई कार्य कर या एक व्यक्ति को इलीगल ओमिशन कर क्या कर रहा है, कंसील, छिपा दे रहा है, छिपा रहा है, क्या छिपा रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो एक कोई तरीका है, वो अस्तित्व में है, अब प्लानिंग हो चुकी है, सब कुछ कंस्पिरेसी, एक तरीका बन चुका है कि किस तरीके से भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ी जानी, मतलब पूरा प्लान बन चुका है। अब एक व्यक्ति को पता है, जिसको अरेस्ट किया पुलिस डिपार्टमेंट ने, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, और प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर क्या चल रहा है, कि इस व्यक्ति को पता था कि जो भारत सरकार के विरुद्ध या फिर किसी राज्य सरकार के विरुद्ध भारत में लड़ाई छेड़ने वाली, जंग छेड़ने वाली है, उसका तरीका इसको पता था कि वो कौन कौन छेड़ने वाले और कैसे कैसे कहां हमले होने वाले, और वो व्यक्ति ने छुपाया। अब देखिए, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war, तो अब क्या इंटेंशन है उस व्यक्ति की जो कंसील कर रहा है एक डिजाइन, जो वेजिंग वॉर का डिजाइन है भारत सरकार के विरुद्ध, की मेरे इस कंसीलमेंट से एक ऑफेंडर की, जिसको सेक्शन 150 के तहत, बीएनएस के तहत चार्ज किया गया है, उसकी इंटेंशन, उसका मेंशरिया क्या है, कि मैं ये बात छुपा लेता हूं, कंसील कर लेता हूं, मेरे को अरेस्ट तो किया हुआ, मैं नहीं बता रहा इनको कि कैसे लड़ाई होने वाली, जंग छिड़ने वाली भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है। और मेरी इस कंसीलमेंट से क्या होगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, मतलब तुरंत की तुरंत लड़ाई छिड़ जाएगी, ठीक है। और अगर भाई डिजाइन ही नहीं बताया तो लड़ाई ऑब्वियसली छिड़नी है। अब देखिए, और नोइंग इट टू बी लाइक सच कंसीलमेंट विल फैसिलिटेट, या फिर उसको नॉलेज है, या फिर एक ऑफेंडर को, जिसको सेक्शन 150 के तहत चार्ज किया गया, उसको नॉलेज है, जानकारी है
कि अगर तो मैंने ये बात इनको नहीं बताई ना तो वॉर छिड़ेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब उसको, अब जो कंसील कर रहा है इस इंफॉर्मेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को बता नहीं रहा कि कैसे तरीके, कैसे स्टाइल्स बना रखी है, फॉर्मेट बना रखी है पार्ट की जो अक्यूज है वो वेज वॉर कैसे करने वाले हैं। एक व्यक्ति को तरीका पता है, उसको डिजाइन पता है, सारा प्लान पता है, पर बता नहीं रहा, तो क्या सजा मिलेगी उसको? द वेजिंग ऑफ सच वॉर शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लाइव। तो एक व्यक्ति को, अब जिसको तरीका पता है कि कोई और व्यक्ति, उसके गैंग मेंबर्स कैसे युद्ध छेड़ने वाले भारत सरकार के विरुद्ध या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध, और वो छुपाता, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट किया हुआ पर नहीं बताता, पर क्या, पर उसको क्या सजा मिलेगी? 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 150 ऑफ द बीएनएस, जो कि जरूरी है पढ़ लेना, ठीक है। अब सेक्शन 151 ऑफ द बीएनएस में पढ़ाने वाला हूं, जो कि बताता है असोल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। तो अब क्या किया जा रहा है? हमले की संभावना क्रिएट की जा रही है कि राष्ट्रपति पर हमला असोल्ट कैसे होता है? कोई जेस्चर दिखा के या कोई प्रिपरेशन करके, तो असोल्ट किया जा रहा है किसके ऊपर? राष्ट्रपति साहब के ऊपर, राज्यपाल साहब के ऊपर, या फिर इनसे जुड़े हुए और भी इन लाइक मैनर के व्यक्तियों के ऊपर, विद इंटेंट टू कंपेल, और किस इंटेंशन से असोल्ट किया जा रहा है राष्ट्रपति जी के ऊपर, राज्यपाल जी के ऊपर, कि इनको विवश करना है किस चीज के लिए? और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, या फिर इनको रोकना है कि कोई ये जो लॉफुल पावर है, कोई इनके पास कोई कानूनी शक्ति है, उसको ये प्रेसिडेंट और राज्यपाल कर ना पाए, उसके लिए रिस्ट्रेन करना है। तो इसी के लिए एक व्यक्ति ऑफेंडर असोल्ट कर रहा है राष्ट्रपति साहब के ऊपर या राज्यपाल साहब के ऊपर, ठीक है, कि उनको किस इंटेंशन से क्या कर रहा है, कि इनको विवश किया जा सके कि ये क्या करे, कि ये अपनी लॉफुल पावर को इस्तेमाल ना करे, या फिर रिस्ट्रेन कर रहा है उनको ऐसा असोल्ट करके कि जो इनके पास लॉफुल पावर है उसका ये इस्तेमाल ना करे, या कंपेल करा कि ये लॉफुल पावर का इस्तेमाल करे, ठीक है। आप देखिए, तो ये हमारा सेक्शन 151 का अपराध बनेगा। तो देखिए सेक्शन 151 की बॉडी देखिए, whoever with the intention of inducing or compelling the president of India, तो जो कोई भी, जिस किसी की भी अब इंटेंशन है, मेंसरिया है, क्या करने का? ऑफ इंड्यूसिंग, की बहलाता है, फुसलाता है, ठीक है, किसको? राष्ट्रपति, जो कि भारत के राष्ट्रपति साहब है उनको, ठीक है, और कंपेलिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या जो कोई भी कंपेल, विवश कर देता है भारत के राष्ट्रपति साहब को क्या करने के लिए? और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, या फिर जो कोई भी क्या करता है, विवश कर देता है या फिर इंड्यूस करता है किसी भी राज्यपाल जो हमारे राज्य के होते हैं उनको, और क्या इंटेंशन है उसकी? देखिए, टू एक्साइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्साइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर्स ऑफ सच प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। और वो व्यक्ति की इंटेंशन क्या है जो कि इंड्यूस कर रहा है या फिर कंपेल कर रहा है राष्ट्रपति साहब को या राज्यपाल साहब को, कि वो क्या करे? टू एक्साइज, की राष्ट्रपति साहब या फिर राज्यपाल साहब कुछ उनकी जो लॉफुल पावर्स है उनको एक्साइज करे, ठीक है। और रिफ्रेन फ्रॉम एक्साइज, या फिर जो राष्ट्रपति साहब की कोई लॉफुल पावर्स है या फिर राज्यपाल साहब की जो लॉफुल पावर्स है उनको वो व्यक्ति इंड्यूस कर रहा है या फिर कंपेल कर रहा है कि वो इन पावर्स को इस्तेमाल ना करे। देखिए, इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से इंड्यूस कर रहा है, कंपेल कर रहा है, देखिए, या फिर उन पावर्स का इस्तेमाल किसी भी तरीके से वो करने के लिए बोल रहा है, उन्हें कंपेल कर रहा है, या फिर अब्सटेन, मतलब उनको रोक रहा है करने के लिए उन लॉफुल पावर्स का इस्तेमाल। अब देखिए, एनी ऑफ द लॉफुल पावर्स ऑफ सच प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, उन लॉफुल पावर किसकी? राष्ट्रपति साहब की या फिर गवर्नर साहब की। अब देखिए, असोल्ट्स और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स, तो अब क्या करता है एक व्यक्ति राष्ट्रपति साहब को, क्या करता है? जेस्चर या प्रिपरेशन से डराता है, ठीक है, उनके ऊपर ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट करता है कि अभी तेरे ऊपर हमला हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति साहब के ऊपर, राज्यपाल साहब के ऊपर, या फिर असोल्ट करता है, या फिर क्या करता है? रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट, या फिर राज्यपाल साहब को या फिर जो राष्ट्रपति साहब है उनको जिस डायरेक्शन में मूव करने की उनके पास राइट है उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा। तो अब क्या किया राष्ट्रपति साहब को एक ऑफेंडर ने? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया, गलत तरीके से रिस्ट्रेंट कर लिया, वहां क्या कर लिया, मतलब जो डायरेक्शन है जिसमें राष्ट्रपति साहब मुड़कर जा सकते हैं वहां नहीं जाने दे रहा उनको, ठीक है। तो अब क्या किया? और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रिस्ट्रेन, या प्रयास करता है एक व्यक्ति एक ऑफेंडर इंटेंशन के साथ कि राष्ट्रपति साहब क्या करे या फिर राज्यपाल साहब जो इनके पास लॉफुल पावर्स है उसका इस्तेमाल करे, या फिर जो इनके पास लॉफुल पावर्स है जो उनको मिली हुई है भारतीय संविधान के तहत उसको इस्तेमाल ना करे। तो क्या करता है? और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुल, या प्रयास करता है क्या करने का? रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का राज्यपाल साहब को या राष्ट्रपति साहब को। और ओवरएज बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर दिखलाता है एक व्यक्ति किसको? राष्ट्रपति साहब को या फिर राज्यपाल साहब को, क्या? बाय क्रिमिनल फोर्स, मतलब क्रिमिनल फोर्स दिखाता है, आपराधिक जोर दिखाता है, आपराधिक गुस्सा दिखाता है, ठीक है, क्या? ओवरएव करता है उनको, मतलब अपने काबू में लेने की कोशिश करता है। और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर दिखाई देता है एक्चुअली, मतलब करके ही दिखा देता है क्रिमिनल फोर्स का, मतलब आपराधिक जोर का इस्तेमाल, ठीक है। और अटेम्प्ट्स टू सो टू ओवरएव, प्रयास कर देता है ओवरएव को कब्जाने का, मतलब कोशिश कर देता है सच प्रेसिडेंट और गवर्नर, हमारे राष्ट्रपति साहब को, गवर्नर साहब को। देखिए तो क्या पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंडर को? शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर इशू फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन।
तो ऐसा करने पर राष्ट्रपति साहब को जो या फिर राज्यपाल साहब के ऊपर जो असोल्ट करने की कोशिश करता है या फिर कर देता है या फिर क्या करता है, रॉन्गफुल उनको रिस्ट्रेन कर लेता है या फिर अटेम्प्ट करता है कि राष्ट्रपति साहब को या फिर राज्यपाल साहब को सिर्फ रोका जाए कि ये जो इनके पास लॉफुल पावर्स है उसका इस्तेमाल ना करे, या फिर उनको कंपेल करता है क्या करने के लिए कि जो इनके पास लॉफुल पावर्स है उसका ये इस्तेमाल कर दे, ठीक है। तो ऐसा करने पर वो ऑफेंडर को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 151 ऑफ द बीएनएस, जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई एक व्यक्ति, एक ऑफेंडर राष्ट्रपति साहब के ऊपर ही क्या कर रहा है, असोल्ट कर दे रहा है, ठीक है, या फिर क्या कर दे रहा है, उनको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दे रहा है, या फिर क्या कर दे रहा है, उनके ऊपर क्रिमिनल फोर्स को ओवरएव कर रहा है, या फिर शो कर रहा है क्रिमिनल फोर्स की वो कुछ काम करें जो कि उनको लॉफुल पावर से मिली हुई करने के लिए, राष्ट्रपति साहब को या राज्यपाल साहब को, या फिर वो कुछ काम ना करे जो उनकी लॉफुल पावर करने के लिए उनको मना कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, तो अब क्या होगा, उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, और क्या होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 151 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप इसमें बस ये मार्क कर लीजिए, क्या मार्क करोगे आप, टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग, टू एक्सरसाइज और रिफ्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इन एनी मैनर एनी ऑफ द लॉफुल पावर्स ऑफ सच प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। आप ये जो वर्ड्स हैं टू एक्सरसाइज की इस्तेमाल करो, राष्ट्रपति साहब ये वाली पावर अपनी एक व्यक्ति उनके ऊपर असोल्ट करने की संभावना, मतलब असोल्ट कर रहा है फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है कि राष्ट्रपति साहब करनी ही पड़ेगी ये पावर आपको इस्तेमाल जो आपको भारतीय संविधान ने दे रखी है, या फिर राज्यपाल साहब को कोई व्यक्ति असोल्ट कर रहा है फिर उसको उनके ऊपर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहा है कि राज्यपाल साहब आपको ये पावर जो आपको भारतीय संविधान ने दी हुई है आपको एक्सरसाइज मतलब करनी ही पड़ेगी, तो ठीक है। तो ऐसा एक व्यक्ति ने प्रयास भी किया ना या फिर कर भी दिया, उनको क्रिमिनल फोर्स ओवरएव कर भी दिया, तो उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 151 ऑफ द बीएनएस, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान के चलो राष्ट्रपति साहब के पास कौन सी लीगल पावर्स होती है, कौन सी लॉफुल पावर्स होती है, भाई राष्ट्रपति साहब के पास बहुत सारी लॉफुल पावर्स होती है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 72 में दी हुई है कि भाई राष्ट्रपति साहब के पास पार्डन ग्रांट करने की पावर है कि किसी की भी मृत्यु की सजा को वो माफ कर सकते हैं। तो अब राष्ट्रपति साहब के पास मान के चलो कोई एक व्यक्ति को मृत्यु की सजा मिली थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से, अब उस व्यक्ति की जो मृत्यु की सजा है वो एग्जीक्यूट होने का टाइम आ गया, तो उससे पहले 2 महीने का टाइम दे दिया हाईकोर्ट ने कि 2 महीने तक हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, इसकी कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा को। तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति साहब के पास जाके क्या करता है, कोई मर्सी पिटीशन लगाता है, राष्ट्रपति साहब मर्सी पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं। पर अब राष्ट्रपति साहब भाई मौका देते हैं पिटिशनर्स को, जो मर्सी पिटीशन लगाते हैं उसको, कि भाई बोलने का मौका देते हैं कि भाई आ जाओ बताओ कि क्या है तुम्हारा सीन। तो अब क्या होता है, फैमिली मेंबर्स राष्ट्रपति साहब को गुस्सा दिखाते हैं कि ऐसे कैसे कर दोगे तुम, ऐसे कैसे हमारे बेटे को फांसी की सजा, मर्सी पिटीशन अलाउ करो, ये करो वो करो। अब भाई जो राष्ट्रपति साहब है उनकी लॉफुल पावर है ना कि वो मर्सी पिटीशन ग्रांट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अब जो उसके फैमिली मेंबर्स है जिस व्यक्ति को मर्सी पिटीशन मिलनी है, अब उन राष्ट्रपति साहब को वो असोल्ट करने की, मतलब उनको किसी जेस्चर से या प्रिपरेशन से जो उनको डराने की संभावना कर रहे हैं कि इनके ऊपर अभी हमला होने वाला है, ठीक है, राष्ट्रपति साहब के ऊपर, तो उन व्यक्तियों को अब 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। और अगर उन्होंने हमला कर दिया या फिर क्रिमिनल फोर्स दिखा दी तो अलग अलग विभिन्न प्रावधानों के तहत सजा तो ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 151 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, देखिए जो कि बोल रहा है एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब किसी व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने एक ऐसा कार्य किया जिससे कि क्या हो रहा है, खतरा पहुंच रहा है किसको, भारत की सोवरेनिटी को, यूनिटी को एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, मतलब संप्रभुता को, ठीक है, अखंडता को और एकता को, मतलब यूनिटी मतलब एकता, ठीक है, सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता को। तो वो एक व्यक्ति को ऐसा एक्ट करा जिससे कि संप्रभुता, ठीक है, एकता, अखंडता को कोई एंडेंजर मतलब खतरा हो रहा है एक व्यक्ति के एक्ट से। तो देखिए वो सेक्शन 152 का ऑफेंस बनेगा। तो देखिए सेक्शन 152 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, whoever purposely or knowingly by words either spoken or written, तो जो कोई भी क्या करता है किसी मतलब के लिए, ठीक है, और एक जानकारी रखते हो कि क्या, कि मैं ये शब्द बोलूंगा और मेरे जो शब्द बोले हुए हैं या फिर मेरे जो शब्द हैं लिखे हुए हैं, और बाय साइंस या फिर इशारों से, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन से जो कि देखी जा सकती है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन या फिर पैसों के इस्तेमाल कर एक व्यक्ति क्या करता है, और अदरवाइज या फिर और भी अन्य तरीके जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, या फिर एक्साइट्स मतलब जोश भर देता है या फिर प्रयास करता है, एक्साइट करने का मतलब क्या करने का, कि मचल जाओ, एक्साइट का मतलब क्या है कि मचल जाओ, ठीक है, या फिर प्रयास करता है पैसों के बलबूते पे एक व्यक्ति की तुम, बहुत सारे व्यक्ति तुम मचल जाओ, क्या करने के लिए, सेक्शन और आर्म्ड रिबेलियन और सोवरेनिटी, ठीक है, देखिए सेकेशन और आर्म्ड रिबेलियन और
subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India or indulges in or commits any such act shall be punishable with imprisonment for life and imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो एक व्यक्ति अपने किसी एक्ट से, अब वो व्यक्ति एक्ट क्या कर रहा है भाई, या तो कुछ शब्द बोल रहा है या कुछ शब्द लिख रहा है या फिर कुछ शब्द अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे लिख रहा है, या फिर वो व्यक्ति कुछ शब्द, ठीक है, क्या कर रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किसी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर कोई साइंस कर रहा है, ठीक है, कोई इशारे दिखा रहा है, ठीक है, या फिर और क्या कर रहा है, या फिर पैसों के बलबूते पे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्साइड्स कर रहा है या फिर प्रयास कर रहा है एक्साइड्स करने का, मतलब मचलवा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक्साइड्स भी भाई जो अबेटमेंट होती है उसकी लोअर फॉर्म होती है कि एक्साइड्स कर रहा है, मतलब कुछ जो व्यक्ति एक करना नहीं चाहता वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, उसको उसको क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, एक्साइड्स कर रहा है, ठीक है, एक्साइड्स का मतलब होता है उत्तेजित कर रहा है, उत उत ते उत्तेजित उत्तेजित कर रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसों के बलबूते पे या फिर प्रयास करता है उत्तेजित करने का, क्या करने के लिए, सकेशन और आर्म्ड रिबेलियन की क्या हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए देश में, और सबवर्सिव एक्टिविटीज या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जाए जिसको देश से हानि पहुंचे, ठीक है, और एनकरेजेस फीलिंग्स ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, या फिर एक व्यक्ति पैसे के बलबूते पे या फिर अपने कुछ शब्द बोले हुए मुंह से या फिर क्या सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज करवा रहा है, मतलब कर दे रहा है या फिर प्रयास करवा रहा है, एक्साइज करवा रहा है एक्टिविटी होने के लिए कि देश में दिक्कत आ जाए। अब देखिए, और एंडेंजर या फिर खतरा पहुंचा दे रहा है एक व्यक्ति अपने इन एक्ट से, किसको, भारत की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को, ठीक है, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट, या फिर शामिल हो जाता है ये एक्ट संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को खराब करने के लिए, ठीक है, एंडेंजर खतरे में डालने के लिए, या फिर कमिटी कर बैठता है और एक व्यक्ति ने कमिट कर दिया, मतलब भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को उसने क्या कर दिया, एंडेंजर खतरे में डाल दिया, तो अब उसको क्या सजा मिलेगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की इसको सजा दो, ठीक है, और विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, या फिर उसको 7 साल तक की जेल कटवा सकते हो, ठीक है। अब 7 साल की जेल ऑब्वियसली उसको मिलेगी जिसने बस अटेम्प्ट किया है, और अब जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किसको मिलेगी, जिसने एक्चुअल में आर्म्ड रिबेलियन देश में करवा दिया और जिसकी वजह से एंडेंजर हो रही है देश की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलेगी और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, क्या मार्क कर लेते हैं, अटेम्प्ट टू एक्साइज को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, एनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेट एक्टिविटीज को, ठीक है, एंडेंजर सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऐसे में उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 152 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 152 बीएनएस की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempt to excite the activities referred to in this section do not constitute an offense under this section। तो ये सीधा सीधा बता रखा है कि कोई कमेंट्स, कोई टिप्पणियां होती हैं और वो टिप्पणियां एक्सप्रेस की जाती है कि किस वजह से, कि कोई सरकार ने कोई मेजर्स लिए तो उसके बारे में कोई टिप्पणियां करता है व्यक्ति, भाई अब सरकार कोई मेजर लेती, गवर्नमेंट कोई मेजर्स लेती, कोई मतलब कोई स्टेप्स उठाती है, तो उसके बारे में भाई सबकी राइट है कि सरकार ने क्या स्टेप अच्छे उठाए या नहीं उठाए, अपनी टिप्पणी दे रही, कमेंट कर रही है। तो अब देखिए, या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन लिए गए हैं या फिर कोई अदर एक्शन लिए गए हैं हमारे भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा, तो देखिए, तो उसके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है कोई व्यक्ति, अब देखिए, ऑफ द गवर्नमेंट विद व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मींस, और सिर्फ कमेंट्स किस वजह से हो रहे हैं कि जो अल्टरेशन हो जाए, जो मींस, जो मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाए इनमें अल्टरेशन हो जाए, फेरबदल हो जाए, क्या बदलाव हो जाए, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट, पर क्या होना चाहिए, बस कमेंट कर रहा है पर एक्साइट, उत्तेजित नहीं कर रहा है या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं कर रहा है इन कमेंट से, ठीक है, क्या, ठीक है। तो अब देखिए, रेफर्ड इन दिस सेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, तो अब बस ओनली सिंपल कमेंट किया और कोई भी एक्साइट नहीं किया या फिर अटेम्प्ट टू एक्साइट नहीं किया, ठीक है, सरकार के विरुद्ध, ठीक है, कमेंट्स के द्वारा एक व्यक्ति ने, ठीक है, जो कि मेजर सरकार ने लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया, फिर कोई अदर एक्शन लिया, तो कोई भी सेक्शन 152 का अपराध उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली, भारत सरकार ने, अब मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको इस माध्यम से, ठीक है, विया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं आपको राय दे रहा हूं, क्या राय दे रहा हूं कि भाई सरकार ने वो पॉलिसी निकाली, इट इज नॉट बेटर फॉर अस, ठीक है, इट माइट बी चेंज, ठीक है, तो ये वो चेंज होनी चाहिए। अब मैं अल्टरेशन के ऊपर कमेंट कर रहा हूं, ठीक है, पर मैं आपको क्या ये कह रहा हूं कि भाई जो सरकार ने पॉलिसी दी है उसके लिए इकट्ठे हो जाओ रामलीला मैदान ग्राउंड में और क्या करेंगे, जुलूस निकालेंगे,
और सरकार को ये वापस लेनी पड़ेगी, पॉलिसी एक्साइड करेंगे। और इससे भाई अगर मैं जुलूस निकलवाऊंगा, अगर मैं ये बोलूंगा, मैं रामलीला मैदान में बहुत सारे व्यक्तियों को, अपने जो मेरे व्यूअर्स यूट्यूब के जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको एक्साइट करूंगा, उनको उत्तेजित करूंगा कि आ जाओ रामलीला मैदान में, और जो पॉलिसी सरकार ने मेजर्स निकाले हैं ये स्टूडेंट्स के लिए गलत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे अंदर मैं सेक्शन 152 के अपराध के लिए लाइबल हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उस एक्साइटमेंट से, उस उत्तेजना से सीधा सीधा भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को खतरे में लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को सेक्शन 152 के तहत सजा मिलेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 152 और हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब हमारा जो सेक्शन 152 है ये बिल्कुल हमारा नया प्रावधान, हमारे आईपीसी में ये प्रावधान नहीं था, बिना हमारे ये हमारे लेजिस्लेचर ने सेक्शन 152 का प्रावधान बिल्कुल नया ऐड किया गया, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 152 हमारा यहाँ हुआ, हम पढ़ेंगे सेक्शन 153 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक व्यक्ति लड़ाई, जंग छेड़ दे रहा है एक ऐसे देश के ऊपर, एक व्यक्ति लड़ाई छेड़ दे रहा है एक फॉरेन कंट्री के ऊपर, और जिस फॉरेन कंट्री के अच्छे रिश्ते हैं किसके साथ, भारत सरकार के साथ, तो वो भी अपराध बनेगा, वो सेक्शन 153 का अपराध बनेगा। अभी बॉडी पढ़ रहा हूं, इससे पहले एक पानी पी लेगा सिप, ठीक है। तो देखिए अब सेक्शन 153 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, देखिए whoever wages war against the government of any foreign state at peace with the government of India, तो जो कोई भी जंग छेड़ दे रहा है एक फॉरेन टेरिटरी, एक फॉरेन कंट्री के साथ, एक विदेशी देश के साथ, ठीक है, और विदेशी देश जो कि भारत सरकार के साथ पीस में, मतलब समझौते में, शांति बनाए हुए रख रहे हैं, मतलब विदेशी देश और भारत सरकार के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वो पीस में, शांति में है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। तो अब एक व्यक्ति लड़ाई छेड़ दे रहा है, ठीक है, किसके साथ, उस विदेशी कंट्री के साथ जो कि हिंदुस्तान के साथ पीस में है, ठीक है, समझौते में है, ठीक है, मतलब वो फ्रेंड्स हैं। अब देखिए, और अटेम्प्ट्स टू वेज सच वार, या फिर प्रयास करता है एक फॉरेन स्टेट के साथ जंग, लड़ाई छेड़ देने का, कोई व्यक्ति जंग छेड़ देने का, ठीक है, वॉर छेड़ देने का, और अबैट्स द वेजिंग ऑफ वॉर, या फिर भड़काता है एक व्यक्ति कि बहुत सारे व्यक्तियों की तुम जंग छेड़ दो एक फॉरेन स्टेट के साथ, जो जिस फॉरेन स्टेट का इंडिया के साथ, इंडिया भारत सरकार के साथ पीस है, शांति का समझौता है। अब देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस ऑफेंडर को, जो कि लड़ाई जंग छेड़ दे रहा है एक फॉरेन स्टेट के साथ, और फॉरेन स्टेट का अच्छा रिलेशन है किसके साथ, पीसफुल रिलेशन है किसके साथ, भारत सरकार के साथ, तो ऑफेंडर को कितनी सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा दो, ठीक है, टू विच फाइन में बी एडेड और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और टू विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन, ठीक है। या फिर एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दो, तो उम्र कैद की सजा के साथ आप फाइन भी दे सकते हो, ठीक है, और आप या तो 7 साल तक की जेल कटाओ उसको, और 7 साल के साथ उसको फाइन भी दे सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ठीक है, या फिर ओनली जुर्माना देकर भी उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मान के चलिए हमारा जो हमारे भारत सरकार है उसके साथ हमारे अभी 2-4 महीने पहले देखी जाए तो मोल्डीव्स के साथ थोड़े रिश्ते बिगड़ गए, पर अब मोल्डीव्स के साथ हमारे रिश्ते दोबारा पीस, मतलब हमने पीस बनाया, समझौता कर लिया, शांति बना ली है, क्योंकि मोल्डीव्स के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कुछ इंडिया के बारे में गलत बोल दिया था, इसलिए, ठीक है। तो क्या हुआ, भारत सरकार के कुछ तनाव बढ़ गया था मोल्डीव्स के साथ, ठीक है, पर अब क्या हुआ, हमारे रिलेशन हम पीस में है दोनों कंट्री, क्योंकि मोल्डीव्स के प्रेसिडेंट अब अभी जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी अपनी प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो वो आए भी थे, ठीक है। तो हम पीस में, हमारा समझौता अच्छा है, हमारे रिलेशन अच्छे हैं इंडिया और मोल्डीव्स के। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या एक व्यक्ति मोल्डीव्स के साथ जंग छेड़ देता है, किस बात को लेकर, इंडिया के साथ पंगा कैसे लिया तूने भाई मोल्डीव्स वाले राष्ट्रपति, इस बात को लेकर ही। तो अब क्या होगा, अब भाई भारत सरकार और मोल्डीव्स के राष्ट्रपति, मोल्डीव सरकार के रिश्ते अच्छे हैं ना, तो अब तेरा क्या मतलब है भाई, तू मोल्डीव सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ दे रहा है, या प्रयास करता है जंग छेड़ देने का, या फिर अबेट करता है कि कोई मोल्डीव सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ दो, चलो वहां हमला करते हैं मोल्डीव के टापुओं पर, उसके समुद्र को जो भी वहां जो है सरकार उसके विरुद्ध, तो अब क्या होगा, तो अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिलेगी उन व्यक्तियों को, या फिर जुर्माना भी लग सकता है साथ ही साथ, मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर जुर्माना के साथ साथ भी, मतलब उम्र कैद मिलेगी और साथ साथ जुर्माना भी दो, या फिर 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना भी दो साथ साथ, और या फिर बस फाइन लगाकर छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 153 का अपराध। तो हम सेक्शन 153 के एग्जाम्पल के साइड में लिख सकते हैं, इंडिया एंड मोल्डीव्स रिलेशन इज इन पीस, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, तो इसे हमें समझ में आ जाए कि हमने ये वाला सेक्शन 153 किससे कनेक्ट किया था, तो ये था हमारा सेक्शन 153 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 154 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है, क्या बताता है, देखिए, कमिटिंग डिप्रेडेशन
ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या कर रहा है, जो फॉरेन स्टेट की कोई टेरिटरीज है उनके ऊपर कोई कमिट घटित कर दे रहा है डेप्रेडेशन की, ये फॉरेन स्टेट कोई फॉरेन स्टेट की कोई टेरिटरीज है वो उनका मतलब वो अलग अलग हो जाए, मतलब फॉरेन टेरिटरी कोई फॉरेन स्टेट की कोई टेरिटरीज है, मतलब एक व्यक्ति डेप्रेडेशन कर रहा है कि जो टेरिटरीज है फॉरेन स्टेट की वो टेरिटरीज फॉरेन स्टेट से अलग हो जाए। अब लेकिन वो जो फॉरेन स्टेट है वो पीस में है, वो शांति में किसके साथ, भारत सरकार के साथ, तो वो भी अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 154 की बॉडी, whoever commits depredation or makes preparations to commit depredations, तो जो कोई भी घटित कर देता है डेप्रेडेशन या फिर प्रयास प्रिपरेशन करता है, तैयारी कर देता है कि डेप्रेडेशन घटित हो जाए, ठीक है। आप देखिए ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और किसी भी टेरिटरीज जो कि फॉरेन स्टेट की टेरिटरीज हैं वो टेरिटरीज भी पीस में है भारत सरकार के साथ, ठीक है। तो उन टेरिटरीज के ऊपर कोई डेप्रेडेशन करने का कोई व्यक्ति कमिट कर देता अपराध या फिर अटेम्प्ट करता, तो अब देखिए shall be punished with imprisonment or with the discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of property। तो अब ऐसा करने पर एक व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है, और जुर्माना शैल फाइन है, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा या फिर, और साथ साथ जुर्माने के साथ साथ क्या होगा, उस व्यक्ति की जो डेप्रेडेशन कर रहा है एक फॉरेन स्टेट की टेरिटरी को, जो फॉरेन स्टेट की टेरिटरी भारत सरकार के साथ पीस में है, तो अब उसको उसकी फॉरफीचर, उसकी प्रॉपर्टी की भी, संपत्ति की भी जब्ती होगी। अब देखिए used or intended to be used in committing such depredation, अब जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई, जो संपत्ति इस्तेमाल की गई थी उस फॉरेन स्टेट की टेरिटरी को डेप्रेडेशन करने के लिए, ठीक है, डेप्रेडेशन करने के लिए, ठीक है, तो वो भी उसको फॉरफीचर कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और एक्वायर्ड बाय डेप्रेडेशन, या फिर एक डेप्रेडेशन से हासिल किया है कोई फॉरेन स्टेट की टेरिटरी, ठीक है। एक व्यक्ति मान के चलिए फॉरेन स्टेट की वही टेरिटरीज है, मान के चलिए जो श्रीलंका है, भाई श्रीलंका का कोई पार्ट थोड़ा बहुत समुद्र में भारत के पास, मतलब इस साइड भी आ रहा होगा, जो भारत का साउथ साइड है। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, जाकर क्या करता है, बहुत सारे गैंग मेंबर्स जाके क्या करते हैं, उस श्रीलंका के कोई टापू पर क्या कर लेते हैं, हमला, मतलब उसको कब्जा लेते हैं, उसके ऊपर पोजेशन कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब उन्होंने क्या किया, अब श्रीलंका और हमारे जो भारत सरकार उनके बीच में पीस रिलेशनशिप कैसे, पीस के शांति वाले हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने जो भारत के थे उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के एक टापू पर कब्जा कर लिया और अब डेप्राइव कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि अब तुम टापू का इस्तेमाल नहीं करोगे, हम करेंगे। तो वैसे में क्या हुआ, अब भाई उस टेरिटरी का, जो श्रीलंका की वो टेरिटरी थी, उसका भारत सरकार के विरुद्ध पीस है ना, शांति समझौता है, तो अब ऐसा करने पर उनको कितनी सजा दी जाएगी, उन व्यक्तियों को जिन्होंने टापू पर, मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट को उनकी टेरिटरी से डिप्राइव कर दिया, डेप्रेडेशन कर दिया, तो ऐसे में उनको 7 साल तक की जेल करवाई जाएगी और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, उन सारे व्यक्तियों की प्रॉपर्टी की भी जब्ती हो जाएगी, और जिस प्रॉपर्टी की जब्ती होगी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने इस्तेमाल किया था या फिर इंटेंशन थी कि वो डेप्रेडेशन के यूज करने में मतलब इस्तेमाल होगी, या फिर एक्वायर्ड किया, ठीक है, या फिर एक्वायर्ड किया, मतलब श्रीलंकन की टेरिटरी जो एक टापू था उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको जब्ती कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 154, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट ही है नहीं वैसे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 155 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है सेक्शन 155, 156, 157 और 158, हमारे 1 2 3 4 हमारे 4 प्रावधान ही रह गए हमारे चैप्टर 6 में, ये मैं आज करवा दूं तो हमारे चैप्टर 6 की कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए सेक्शन 155, देखिए रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डेप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 153 एंड 154। तो कोई संपत्ति प्राप्त कर रहा है एक व्यक्ति, मतलब जो टेरिटरी, एक जो फॉरेन स्टेट में से कोई टेरिटरी में से कोई डिप्राइव, मतलब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति उठा करके लिया था, अब एक उस संपत्ति को कोई प्राप्त कर रहा है, ठीक है, मतलब सीधी जो डेप्रेडेशन का मतलब है, मतलब एक फॉरेन स्टेट के पास कोई संपत्ति थी, एक फॉरेन स्टेट की किसी टेरिटरी के पास कोई संपत्ति थी, अब कोई व्यक्ति जाके उस संपत्ति को उठा करके ले आया, तो अब क्या होगा, वो अपराध बनेगा सेक्शन 154 का। 155 में यही कह रहा है कि उस डिप्रेडेशन वाली संपत्ति को कोई प्राप्त कर रहा है तो वो भी अपराध बनेगा। अब देखिए सेक्शन 155 की बॉडी, whoever receives any property knowing the same to be have been taken in the commission of any offense mentioned in section 153 and section 154। तो जो कोई भी यह जानते हुए, उसको जानकारी है कि ये जो संपत्ति है ये एक अपराध जो सेक्शन 153 और सेक्शन 154 के तहत डिफाइंड है, परिभाषित है, उसके तहत ये प्रॉपर्टी ली गई है ऑफेंडर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जिस व्यक्ति ने वो फॉरेन स्टेट की कोई टेरिटरी से एक प्रॉपर्टी डिप्रेडेशन के द्वारा एक व्यक्ति ने ली थी, अब वो प्राप्त कर रहा है तो उसको कितनी सजा मिलेगी, shall be punished with imprisonment of either issue for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of the property so received। तो अब ऐसे व्यक्ति को, जो एक फॉरेन स्टेट में कोई टेरिटरी से एक व्यक्ति संपत्ति उठा लाया है और उसने वो प्राप्त कर ली, तो अब उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और, ठीक है, और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा और साथ के साथ जो उसने वो
जो संपत्ति, एक टेरिटरी, एक जो फॉरेन स्टेट की टेरिटरी से जो प्रॉपर्टी डेप्राइव करके लाया था एक व्यक्ति, उसको दे दी थी, और उस प्रॉपर्टी का फोर फीचर भी होगा, और फोर फीचर करके जब्ती करके उसी रिस्पेक्टेबल टेरिटरी को वो हमारी सरकार दे देगी, जिसके साथ हमारी सरकार पीस में, शांति में। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 155 ऑफ द बीएनएस, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो हमने पढ़ा सेक्शन 155 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 156 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली अलाउंग प्रिजनर्स ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। ठीक है, तो अब सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? स्वयं इच्छा से, जानबूझकर क्या कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी? स्वयं इच्छा से, वॉलंटरली क्या कर रहे हैं? अलाउंग प्रिजनर ऑफ स्टेट, अलाउ कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, जो कि कैदी है, प्रिजनर्स हैं स्टेट के, राज्य के, राष्ट्र के, और वो वॉर टू एस्केप, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वॉलंटरली अलाउ कर दे रहे कि एस्केप हो जाओ प्रिजनर्स और तुम वॉर कर दो। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 156 में सरकारी कर्मचारी की क्या लायबिलिटी बनेगी, वो बॉडी में बताऊंगा अभी। देखिए, वर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग द कस्टडी ऑफ एनी स्टेट प्रिजनर। ठीक है, जो कोई भी सरकारी कर्मचारी है और उस सरकारी कर्मचारी के पास क्या हिरासत है, किसी राष्ट्र के, मतलब स्टेट के, किसी राज्य के प्रिजनर की, मतलब कैदी की, ठीक है, एक ऑफेंडर की। ठीक है, और प्रिजनर ऑफ वॉर, या फिर एक सरकारी कर्मचारी है, उसके पास हिरासत है किसी एक प्रिजनर की, एक कैदी की, जो कि एक जंग जिसने छेड़ी थी कभी भारत सरकार के विरुद्ध या फिर किसी राज्य सरकार के विरुद्ध, वो कैदी। अब देखिए, वॉलंटरी अलाउ सच प्रिजनर टू एस्केप फ्रॉम एनी प्लेस इन विच सच प्रिजनर इज कन्फाइंड। तो अब सरकारी कर्मचारी क्या कर रहा है? स्वयं इच्छा से, जानबूझ करके क्या कर रहा है? वॉलंटरली, स्वयं इच्छा से क्या कर रहा है? अलाउ सच प्रिजनर, अलाउ कर रहा है, इजाजत दे रहा है उस प्रिजनर की कि तुम भाग जाओ, और तुम भाग जाओ किस जगह से? जिस जगह में उस प्रिजनर को कन्फाइंड, हिरासत में रखा गया है। ठीक है, तो अब सरकारी कर्मचारी को क्या सजा मिलेगी? shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either issue for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो सरकारी कर्मचारी को जिसने वॉलंटरली, स्वयं इच्छा से एक स्टेट प्रिजनर को या फिर एक प्रिजनर ऑफ द वॉर को भगा दिया, ठीक है, तो अब सरकारी कर्मचारी को क्या सजा मिलेगी? उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की भी उसको जेल कटवाई जा सकती है, या फिर जुर्माना जुर्माना तो उसको मैंडेटरी सरकारी कर्मचारी को लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 156 ऑफ द बीएनएस पर। भाई आजकल के टाइम में कौन ऐसी हरकतें करता है? कौन सरकारी कर्मचारी होते हुए कैदियों को भगा देता है कि तुम भाग जाओ, और वो कैदी स्टेट प्रिजनर्स हैं। ठीक है, वो कैदी राष्ट्र के, मतलब राष्ट्र के या राज्य के विरुद्ध उन्होंने कोई अपराध कर रखा, मतलब कोई भी उन्होंने अपराध किया होगा, लेकिन वो प्रिजनर्स हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने अपराध कर रखा है, उन्होंने कोई पहले अपराध किया होगा जिसकी वजह से वो प्रिजनर बने हुए हैं, हिरासत में है, कि उन्होंने अपराध किया था, कोई भारत सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी। तो अब एक सरकारी कर्मचारी उनको भगवा रहा है, ठीक है, उनको कह रहा है कि तुम भाग जाओ, तुम उन्हें इजाजत दे रहा है कि तुम एस्केप हो जाओ, कि तुम यहां से फरार हो जाओ। तो अब उस सरकारी कर्मचारी को क्या सजा मिलेगी? उम्र कैद की सजा मिलेगी। ठीक है, लाइफ तक की सजा मिल सकती है, और या फिर 10 साल तक की जेल कटवा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 156, जिसमें सरकारी कर्मचारी की लाइबिलिटी बन रही है। हमारा सेक्शन 156 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार देखा जाता है कि भाई जेल वगैरह में से जो ये पुलिस कस्टडी, पुलिस थानों में भी भाई जेल होता है, एक प्रिजन होता है, उसमें से एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली है। प्रिजनर वो क्या होता है? प्रिजनर एक वो व्यक्ति होता है जिसको भी सजा नहीं मिली, कोर्ट ने उसको कन्विट नहीं किया। अब जैसे उसको सजा मिली, कन्विट कर दिया, तो वो हो गया, क्या हो गया? वो कैदी हो गया। ठीक है, प्रिजनर एक वो व्यक्ति होता है जो कि जिसकी ट्रायल चल रही है। अब प्रिजनर तो भाई पुलिस कस्टडी में भी होते हैं, मतलब 15 दिनों तक, और या फिर जुडिशियल कस्टडी में भी होते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, जितना जब तक की ट्रायल नहीं चलती, 1/2 तक। ठीक है, तो अब सरकारी कर्मचारी जिसके पास उस प्रिजनर ऑफ द स्टेट की, या फिर एक प्रिजनर जिसने वॉर कभी भारत सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध चलाया था, उसकी कस्टडी, उसको भगा देता है, एस्केप करवा देता है, तो ऐसे में उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की जेल कटवाओ, या फिर और शैल में फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 156। तो इसमें हम पब्लिक सर्वेंट को मार्क कर लेते हैं और वॉलंटरली को अलाउंस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 156 ऑफ बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 157 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। अब एक सरकारी कर्मचारी लापरवाही पूर्वक क्या कर दे रहा है? एक व्यक्ति, एक जो प्रिजनर है, वो भाग जाता है, और उसमें सरकारी कर्मचारी की पूरी लापरवाही है। अगर सरकारी कर्मचारी अपनी थोड़ी बहुत भी सेंसेस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करता, तो वो प्रिजनर भाग नहीं पाता, लेकिन सरकारी कर्मचारी ने लापरवाही करी। अब कैसे लापरवाही करी? मान के चलिए कोई पुलिस कस्टडी में एक प्रिजनर है, मतलब पुलिस थाने में जो प्रिजन होता है कि अभी एक व्यक्ति ने ताजा अपराध किया, वो पुलिस थाने में पकड़ा गया, मतलब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो पुलिस थाने में है। अब वो क्या करते हैं? पुलिसकर्मी रात को उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करके अपने सोने चला जाते हैं थाने में। अब उसका जो लॉकअप है, उसका ताला ही बंद नहीं करते। तो अब क्या किया? पुलिसकर्मी ने लापरवाही की ना, वो खोल के अपनी जो कुंडी होती है उसको भाग गया वो प्रिजनर। तो अब क्या किया? अब सरकारी कर्मचारी ने नेग्लिजेंट, मतलब लापरवाही पूर्वक एक एक्ट दिखाया, तो अब सरकारी कर्मचारी को सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? देखिए,
सेक्शन 157 में, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली को आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए इंडेक्स में से, ठीक है। अब सेक्शन 157 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए, whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffers such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अब सरकारी कर्मचारी को जिसने लापरवाही पूर्वक नेग्लिजेंटली इनडिफरेंट एटीट्यूड से क्या किया, एक प्रिजनर को, जो प्रिजनर ऑफ द स्टेट था, राज्य का प्रिजनर था, राष्ट्र का प्रिजनर था, ठीक है, उसको लापरवाही पूर्वक उसको भगवा दिया, मतलब वो भाग गया, मतलब एक व्यक्ति एस्केप हो गया और वो प्रिजनर था, और वॉलंटरली अब ऐसा सरकारी कर्मचारी नहीं किया, वो भाई भाग गया, वो लापरवाही थोड़ी सरकारी कर्मचारी की, वो प्रिजनर भाग गया। वो प्रिजनर कैसा था, वो स्टेट का प्रिजनर था, या वो प्रिजनर ऐसा था जिसने, वो प्रिजनर था कि उसने कभी जंग छेड़ी थी भारत सरकार के विरुद्ध। तो अब देखिए क्या होगा, सफर्स एनी सच प्रिजनर टू एस्केप, तो अब वो क्या कर देता, सफर्स कर देता कि एक प्रिजनर भाग जाए, खुद भाग जाए, मतलब अब नेग्लिजेंटली हुआ है, मतलब इंडिफरेंट एटीट्यूड से हुआ सरकारी कर्मचारी द्वारा। सरकारी कर्मचारी कोई भी यहाँ इसमें क्या नहीं थी, कोई वॉलंटरीली नहीं थी, कोई उसकी मंजूरी नहीं थी, वो जो प्रिजनर है वो खुद भागा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ने कोई नेग्लिजेंट इंडिफरेंट बिहेवियर दिखा दिया था। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि वो जो कुंडी होती है, तालाबंदी करा, पुलिस थाने में एक व्यक्ति को रखा गया था क्योंकि उसने ताजा एक अपराध किया था, उसने अब 2-4 पूछताछ करी, अब जो पुलिसकर्मी रात के 11 बजे सोने चला गया और तालाबंदी करा किसका, उस हवालात का, तो अब क्या हुआ, प्रिजनर भाग गया। तो अब कितनी सजा मिलेगी उस पुलिस वाले को, उस सरकारी कर्मचारी को, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, ठीक है, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लीजिए। तो ये था हमारा सेक्शन 157 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 7 है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, उसका लास्ट प्रावधान जो कि है सेक्शन 158 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। अब जो व्यक्ति, जो ये भागा हुआ प्रिजनर है, जो कि हमारे सेक्शन 156 और 157 में जो एक भागा हुआ प्रिजनर था, उसको कोई व्यक्ति एड कर देता है, मतलब उसको छुपने में उसकी मदद कर देता है कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर उसकी रेस्क्यू, उसको भगवाता है, मतलब उसकी मदद करता है कि वो रेस्क्यू है। मदद तो भाई पुलिसकर्मी ने भी कर दी, सरकारी कर्मचारी ने कर दिया, पर रेस्क्यू, अब एक व्यक्ति भागा, ठीक है भाई, 156 में तो भाई एक सरकारी कर्मचारी की स्वयं इच्छा, मतलब वॉलंटरली वजह से एक प्रिजनर एस्केप हुआ है, और 157 में नेग्लिजेंटली एक सरकारी कर्मचारी को नेग्लिजेंट बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से एक प्रिजनर एस्केप हुआ है, पर अब उसको रेस्क्यू करवाया किसी ने, कोई आगे थाने के बाहर गाड़ी लेके आ गया था और वो प्रिजनर उसकी गाड़ी में लेके भाग गया, मतलब वो उस प्रिजनर को गाड़ी में बैठा के भाग गया, तो उसने क्या किया, रेस्क्यू किया उस प्रिजनर को। और देखिए, और हार्बरिंग सच प्रिजनर, अब एक जो भागा हुआ प्रिजनर है वो भागा अपने दोस्त के घर चला जाता, अब वो दोस्त उसको हार्बर, उसको पनाह दे देता, तो उस दोस्त ने अपराध कर दिया, और कौन सा अपराध कर दिया, सेक्शन 158 वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो एडिंग, ठीक है, रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग को आप इंडेक्स में अंडरलाइन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, whoever knowingly aids, जो कोई भी जान करके, कि उसको पता है कि क्या करता है, वो एड्स, या मदद करता है कोई, ठीक है, सहायता करता है, और असिस्ट, या फिर मदद करता है, असिस्ट करता है, ठीक है, सहयोग देता है, एनी स्टेट प्रिजनर, किसी भी राष्ट्र या फिर राज्य के प्रिजनर को, ठीक है, हवालाती को, और प्रिजनर ऑफ वॉर इन एस्केपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, या फिर एक प्रिजनर है वॉर का, जंग का, उसको भगवाने की कोशिश करता है जो कि प्रिजनर कस्टडी में, हिरासत में। अब देखिए, और रेस्क्यूज और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, या फिर रेस्क्यू भगा ले जाता है, या फिर प्रयास करता है भगा ले जाने का, ठीक है, उस प्रिजनर को जो कि स्टेट का प्रिजनर है या फिर प्रिजनर ऑफ द वॉर है, ठीक है। और हार्बर्स और कंसील्स एनी सच प्रिजनर, या फिर पनाह दे देता है या फिर छुपाता है एक प्रिजनर को जो कि भागा हुआ है, ठीक है, हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो कि प्रिजनर एक लॉफुल कस्टडी, एक लॉफुल कानूनी हिरासत से भागा हुआ है। अब देखिए, और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर, या फिर एक व्यक्ति ऑफर्स करता है, मतलब जंग छेड़ देता है, खुद ही टक्कर देता है सरकारी महकमे को कि इस प्रिजनर की जो भागा हुआ है, इसकी रिकैप्चर, इसको दोबारा पकड़ा ना जा सके, तो एक व्यक्ति जो उसका फ्रेंड है, जो उसके गैंग मेंबर्स है, सरकार को, ठीक है, जो उसे रिकैप्चर करने वाले को चुनौती देता है। तो देखिए क्या सजा होगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उन एडर्स को, असिस्टर्स को, ठीक है, और किसको, कंसीलर्स को, और किसको, हार्बर्स को, ठीक है, क्या सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर, उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ विद डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, या फिर 10 साल तक की भी जेल कटवाई जा सकती है, एंड शैल आल्सो बी लाइबल, और जुर्माना उनको मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीज बता दी है कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति जो एक प्रिजनर था वो जेल से भाग गया, पर वो जेल से भाग के अपने दोस्त के घर में चला गया, अब उसका दोस्त उसको एड करता है, उसकी मदद करता है, उसको असिस्ट करता है, उसकी सहायता करता है, सहयोग करता है, ठीक है, या फिर उसको हार्बर, उसको पनाह दे देता है। अब हार्बर किस तरह से होती है भाई, फूड दिया, शेल्टर दिया, गाड़ी दी, मनी दिया, आर्म्स एम्युनिशन दी, तो वो पनाह दे दिया, एक व्यक्ति ने प्रिजनर की मदद कर दी। वो प्रिजनर कौन सा था,
वो प्रिजनर कौन सा था, जो कि स्टेट प्रिजनर था, राज्य का प्रिजनर था, राष्ट्र का प्रिजनर था, हवालाती था, या फिर वो क्या था, प्रिजनर ऑफ द वॉर था, उसने जंग छेड़ी थी, तो उसके तहत उसको बंद किया गया था जेल में, ठीक है। तो उसको भगा ले जाता है, और उसको भगाने के बाद क्या करता है, छुपा लेता है, कंसील्स कर लेता है, ठीक है, या फिर हार्बर्स करता है, पना दे देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, एड्स करता है, और मेंसरिया इसमें क्या है, नॉलेज, नो इंग्लिश में मेंसरिया, सेकंड स्टेज, सेकंड डिग्री ऑफ द मेंसरिया, या फिर असिस्ट करता है, ठीक है, ठीक है, असिस्ट मतलब असिस्ट यानी स्टेट प्रिजनर, मतलब मदद मदद करता है किसी स्टेट प्रिजनर की क्या करने में, कि वो एस्केप हो जाए, वो छुप जाए, ताकि उसका रिकैप्चर सरकारी कर्मचारियों द्वारा दोबारा हो ना पाए, ठीक है। तो उसने अब उसके फ्रेंड ने, जिसने असिस्ट किया, एड किया, एक भागे हुए प्रिजनर को अपने घर पे हार्बर कर लिया, छुपा लिया। अब रिकैप्चर उसका पॉसिबल नहीं है, सरकारी कर्मचारी उसको पकड़ने तो चाहते हैं, लेकिन अब उसका जो दोस्त है जिसने उसको हार्बर किया हुआ, वही सरकारी कर्मचारी को टक्कर देगा, रेसिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसका रिकैप्चर नहीं होने दूंगा, तुमको गोलियां मारूंगा। तो ऐसे में उस भगे हुए प्रिजनर के दोस्त को क्या सजा मिली जाएगी, उम्र कैद की सजा होगी, या फिर 10 साल तक भी जेल कटवाई जा सकती है, और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 158 तो 158 ऑफ द बीएनएस, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 158 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है a state prisoner or prisoner of war who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits, ठीक है, within which he is allowed to be at large। तो अब एक्सप्लेनेशन को यही बताया गया कि एक व्यक्ति है जो कि स्टेट प्रिजनर था, ठीक है, उसको परोल पे छोड़ दिया था, मतलब उसने कोई कांड किया था, वो अपनी सजा भुगत रहा है, या तो वो अंडर ट्रायल है, ठीक है, अंडर ट्रायल है, वो प्रिजनर है, या वो कन्विक्टेड है, अब वो अपनी सजा भुगत रहा है, पर उसने एप्लीकेशन लगाई कि मेरे को परोल पे छोड़ दो, मेरा अच्छा बिहेवियर है, तो थोड़े टाइम के लिए उसको परोल पे छोड़ देती है कोर्ट हमारी, ठीक है। तो अब यही कह रखा कि तो भाई जब उसको परोल पे छोड़ा जाता है तो उसको सर्टेन लिमिट्स में बोला जाता है कि तू भाई हरियाणा से बाहर नहीं जाएगा, तू हरियाणा दिल्ली में ही रहेगा, तू दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा, तू हरियाणा में रहेगा। मतलब एक व्यक्ति जो कि छोड़ा गया, एक प्रिजनर को स्टेट, जो एक प्रिजनर था जो कि स्टेट प्रिजनर था, या फिर वो प्रिजनर ऑफ द वॉर था कि उसने कभी युद्ध छेड़ा था भारत सरकार के विरुद्ध, तो उसको परोल पे छोड़ दिया हमारी कोर्ट्स ने। तो अब उसको ये तो कंडीशन होती है कि परोल तब दूंगी, कोर्ट कहता है कि तब दूंगा कि तू भाई, जो तेरी कंडीशन है कि तू इस हरियाणा के लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, तू हरियाणा का प्रिजनर है, हरियाणा की भौंसी जेल में बंद है, तू हरियाणा से बाहर नहीं जाएगा। तो अब ये कंडीशन दे दी हमारी कोर्ट ने। तो अब क्या हो गया, देखिए अब क्या हुआ, इज सेड टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी इफ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स। तो अब अगर परोल पे एक व्यक्ति था, एक प्रिजनर था, प्रिजनर ऑफ द स्टेट था, या फिर एक प्रिजनर ऑफ द वॉर था, उसको क्या किया गया था, उसको क्या किया गया था, परोल पे छोड़ दिया गया था हमारे कोर्ट ने। तो अब वो माना जाएगा कि वो भग गया है, अगर वो उस लिमिट से, जो वो लिमिट्स है, जो कि कोर्ट ने सर्टेन लिमिट्स जो तय करी थी कि तू भाग मत जाइए इस लिमिट से बाहर, वो वहां से चला गया है, ठीक है, वो बाहर चला गया है, तो अब वो कहा जाएगा कि वो व्यक्ति एस्केप हो गया, वो व्यक्ति फरार हो गया, ठीक है। जो व्यक्ति लार्ज में था, लार्ज मतलब उसको बाहर छोड़ा हुआ था, जेल से बाहर छोड़ा हुआ था, मतलब कम्युनिटी में, हमने हमारे सोसाइटी में छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन पेपर में आ सकती है, ठीक है। क्या बताती है, दोबारा स्पष्टीकरण दोबारा बता, देखिए स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर, तो एक स्टेट का प्रिजनर है, फिर एक प्रिजनर है जिसने की जंग छेड़ी थी, कभी युद्ध छेड़ा था भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध। तो अब देखिए, हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज, जिसको इजाजत दे दी गई है कि वो लार्ज मतलब सोसाइटी में रह ले, ठीक है, ऑन हिज परोल, और सोसाइटी में कैसे रह ले भाई, परोल पे रह ले, ठीक है, विद इन सर्टेन लिमिट्स इन इंडिया, और परोल पे वो कहां रहेगा भाई, हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की हदों के अंदर रहेगा, ठीक है। आप देखिए, इस सेड टू एस्केप, तो कहा जाएगा कि वो भग गया है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और कहां से, एक कानूनी हिरासत से भग गया है। इफ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स, अगर वो बाहर चला जाता है जो कि हिंदुस्तान की लिमिट्स है, या फिर वो सर्टेन लिमिट्स है जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की होती है, उससे वो बाहर चला गया है, विद इन विच ही इज अलाउड टू बी एट लार्ज, जिसमें कि उसको विद इन लिमिट्स मतलब उसको की बताएगा कि तू इसी में, जो तू लार्ज पर तू बाहर है जेल से, इस लिमिट्स के तेरे को बाहर नहीं जाना, और वो उस लिमिट से बाहर चला गया, तो वो क्या कहा जाएगा, वो माना जाएगा कि वो लॉफुल कस्टडी से फरार हो गया है, वो लॉफुल कस्टडी से फरार हो गया है, ठीक है, वो एस्केप कर गया है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मान के चलिए, एक मर्डर का कोई प्रिजनर था, उसको सजा दे दी गई, या फिर वो अंडर ट्रायल है, वो जेल में बंद है, ठीक है, उसके केस को 5 साल हो जाते हैं, 5 साल तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया, अभी पेंडिंग है, तो उसको परोल मिल जाती है। अब ऑब्वियसली परोल तो भाई कैसे मिलती है भाई, अगर वो अंडर ट्रायल है तो उसको बेल मिलेगी, मान के चलती है एक मर्डर का दोषी है, उसको सजा मिल चुकी है, वो कन्विक्टेड है, अब उसको 5 साल हो गए, वो अपनी सजा काट रहा है, उसका अच्छा बिहेवियर है, अब उसको उसके परिवार देने वाले एक वकील की मदद से कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा देते हैं कि भाई हमारे इस दोषी को अच्छा बिहेवियर है, इसको परोल पे, कोर्ट जज साहब आप 1 महीने के लिए छोड़ दो, ये अपने भाई और भी कुछ काम करेगा, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये शादी कर लेगा, और अपने कुछ भी कर लेगा, मतलब अपने माँ बाप के कदमों में पड़ा रहेगा, तो थोड़े बहुत अपने माँ बाप का प्यार भी ले लेगा। तो ये वकील ऐसे कह के भाई परोल दिलवा देते हैं, ठीक है,
और अब कंडीशन क्या लगाती है जो कोर्ट पैरोल देती है, मतलब लार्ज पे, मतलब एक कन्विक्टेड व्यक्ति को जो दोषी है उसको छोड़ा जाता है सोसाइटी के बीच में दोबारा से, तो पैरोल की क्या कंडीशन होती है कि भाई तेरे पे कोर्ट कंडीशन लगा रही थी तो गुड़गांव से बाहर नहीं जाएगा। तो भाई अगर वो गुड़गांव से बाहर चला गया, वो गुड़गांव से बाहर फरीदाबाद में चला गया ना वो कन्विक्टेड, तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति, वो कन्विक्टेड व्यक्ति जो कि प्रिजनर ऑफ द स्टेट था या प्रिजनर ऑफ द वॉर था, वो लॉफुल कस्टडी से एस्केप, फरार हो चुका है, भाग चुका है, तो उसके ऊपर दोबारा से सेक्शन 158 का चार्ज लग सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 158 ऑफ द बीएनएस जो कि मैंने आपको पढ़ाया। तो इसी के तहत हमारा चैप्टर 7 ऑफ द बीएनएस कंप्लीट होता है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज हमने कौन कौन से सेक्शंस किए भाइयों? आज हमने सेक्शन किए हैं हमारे सेक्शन 144, 145, 146, ठीक है, 147, ठीक है, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, ठीक है, 155, 156, 157, 158। आज हमने पूरे के पूरे 15 प्रावधान पढ़े हमारे भारतीय न्यायिक संहिता के, और हमने अपना जो हमारा लास्ट के 3 प्रावधान चैप्टर 6 के बच गए थे ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के, वो भी कंप्लीट कर दिए हैं। और हमने आज वाली क्लास में अपना जो चैप्टर 7 था ऑफ ऑफेंसिव अगेंस्ट द स्टेट, तो वो भी हमने आज कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम सीधा स्टार्ट करेंगे पढ़ना कौन से वाले अपराध, जो चैप्टर 8 वाले अपराध है ऑफ ऑफेंसिव अगेंस्ट रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो जो ये फौजियों के विरुद्ध, ठीक है, जो फौजी कोई अपराध कर देते हैं, ठीक है, ऑफ ऑफेंसिव रिलेटिंग टू आर्मी, कोई जो अपराध है जो रिलेटिंग, जो संदर्भ किससे रख रहे हैं, आर्मी से, फौजी वगैरह से, कल वो वाले अपराध पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उनको भी कल पूरा कर लेंगे। ठीक है, हम उनको भी कल पूरा कर लेंगे। हाँ, कल हम चैप्टर 8 को पूरा करेंगे, जैसे कि आज मैंने आपको चैप्टर 7 पूरा करवा दिया। ठीक है, और वो 3 सेक्शन जो चैप्टर 6 के ऑफ ऑफेंसिव अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के बचे होते वो भी पूरे करवा दिए। तो इसी के तहत हमारी आज वीडियो खत्म होती है, लेक्चर खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको आज पूरे 15 प्रावधानों भारतीय न्याय संहिता पढ़ाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी बन जाते हैं, 100% नहीं बोलूंगा बनते हैं, लेकिन कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी लेक्चर खत्म होता है, तो अब हम कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।